हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेली जीके का पोर्शन में जो है इलाहाबाद की संधि के बारे में देखेंगे कि ये जो इलाहाबाद की संधि है वो किन किन के बीच में हुई, इसके क्या परिणाम हुए और इससे जो है अंग्रेजों को आगे क्या लाभ मिला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 12 अगस्त 1765, ऑप्शन डी 10 अगस्त 1765। देखिए, जैसे कि हम लोग पहले लास्ट वाला पोर्शन में देख लिए थे कि वहां पे जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें आपका अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला, आपके मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय और थे मीर कासिम। ये तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया बक्सर, जिसका नाम था बक्सर का युद्ध पड़ा। ठीक है, देखिए, बक्सर के युद्ध ने जो है बंगाल पर अंग्रेजों के वैधानिक अधिकारों की पुष्टि कर दी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे अपने सैन्य पराक्रम से जीता था। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने भारत के तीन राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया था और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया कि जो है इलाहाबाद की संधि की। अब किनके साथ की वो आगे देखेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जो इलाहाबाद की जो संधि हुई है वो दो संधि हुई है। हमेशा तो बोला जाता है इलाहाबाद की संधि, लेकिन इलाहाबाद की प्रथम संधि है और द्वितीय संधि है। अब प्रथम संधि किसके साथ हुई, कब हुई, ये देखते हैं। और ठीक है, देखिए, इलाहाबाद की जो पहली संधि है वो आपका 12 अगस्त 1765 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 12 अगस्त 1765। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाविन और सुजाउद्दौला, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाविन और शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो और सुजाउद्दौला। देखिए, जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद जो है आपका 1765 ईस्वी में जो है क्लाइव जो है दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन के आया था। कौन? रॉबर्ट क्लाविन। ठीक है, और उसी के नेतृत्व में ही जो है ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रथम और द्वितीय दोनों संधि रॉबर्ट क्लाविन के द्वारा ही किया गया था। तो ये जो था प्रथम संधि जो था वो आपका रॉबर्ट क्लाविन और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह जो थे उनके साथ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाविन और शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 12 अगस्त 1765, ऑप्शन डी 10 अगस्त 1765। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो आपका 16 अगस्त 1765 को हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16 अगस्त 1765। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाविन और सुजाउद्दौला, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाविन और शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो और सुजाउद्दौला। देखिए, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी वो अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला, उनका और रॉबर्ट क्लाविन के बीच में हुई थी इलाहाबाद की दूसरी संधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाविन और सुजाउद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाविन ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी राजा सिताब राय, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी सैयद गुलाम हुसैन। देखिए, जब क्लाइव आया आपका फिर से बंगाल आया गवर्नर बनके, बंगाल का गवर्नर बनके, तो उसके आने से पहले जो था मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। मीर जाफर, जिसको उन्होंने फिर से दोबारा उन्होंने नवाब बनाया था, मीर जाफर को, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका मृत्यु का डेट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, फरवरी 1765 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके जो बेटे थे, ठीक है, उसका बेटा का नाम है नजीमुद्दौला। ओके, लिख लीजिएगा। नजीमुद्दौला को जो है अंग्रेजों ने फिर से उसको नवाब बना दिया। तो लेकिन ये है जो बहुत अल्पवयस्क थे, बहुत छोटे थे। ठीक है, तो नवाब की जो सेना जो है प्राय भंग कर दी गई और उन्होंने क्या किया, बंगाल में एक नायाब या सूबेदार का प्रावधान किया, नायाब का। ठीक है, नायाब सूबेदार का प्रावधान क्या था, जिसकी नियुक्ति कौन करता था? जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? कंपनी करेगी। ठीक है, और कंपनी करेगी। और मोहम्मद रजा खान जो थे बंगाल का पहला और अंतिम नायाब सूबेदार या उप दीवान, ठीक है, जिसको बोला मोहम्मद रजा खान। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है पहला भी यही है और अंतिम भी यही है। इसके बाद और कोई नहीं बना है। क्यों नहीं बना है वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, मोहम्मद रजा खान सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। एक, शाह आलम द्वितीय को कड़ा वो इलाहाबाद के जिले जिले दिए गए। ये 2 है आपका, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। आपका 3 है, दोबारा 3 लिखा गया है, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इसमें से आपको चुनना है कि कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि है, ठीक है। और ये इलाहाबाद की प्रथम संधि आपको पहले ही बता देती हूँ कि शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह उसके साथ हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है। तो इसकी जो कुछ प्रमुख शर्तें थी वो इस प्रकार थी कि कंपनी ने जो है मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। इसके बदले में जो है मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था, उन्होंने क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी किसको सौंप दी, कंपनी को सौंप दी। दैट मीन्स कि वो 26 लाख रुपए सालाना उनको पेंशन दिया गया और उन्होंने दीवानी कहाँ कहाँ की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की कंपनी को दे दी। कंपनी ने जो है अवध के नवाब सुजौदौला से, ये जो थे कड़ा और इलाहाबाद जो है ना, ये सुजौदौला के अंडर में आते थे पहले, अवध के नवाब, लेकिन अब किसको दे दिए गए, शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया, ठीक है। ये जो जिले हैं 2, कड़ा और इलाहाबाद, आपको पहले ही है जैसे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि और मुगल बादशाह के साथ, द्वितीय संधि अवध के नवाब के साथ हुआ था। अब दोनों के साथ वो लोग संधि भी ऐसे ही करते थे कि वो लोग जिसमें अंग्रेजों को ज्यादा फायदा हो, ठीक है। और बादशाह ने जो है शाह आलम द्वितीय ने अल्पवायु नवाब नजमुद्दौला को जो बंगाल का नवाब बनाया, ठीक है। और कालांतर में कंपनी ने धीरे धीरे जो है नजमुद्दौला के सारे अधिकार छीन लिए और अब नजमुद्दौला केवल नाम मात्र का नवाब रह गया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है दीवानी जो है स्थायी रूप से मिल गई है, यानी कि उन्हें जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार है अब उन्हें फिक्स्ड बेस पे मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा जो था कि आपका हैदराबाद के उत्तर के जिलों और उत्तरी सरकार को जो है अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। तो ये जो है तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइव एवं अवध के नवाब सुजौदौला के बीच हुए इलाहाबाद की द्वितीय संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। एक है आपका, सुजौदौला को युद्ध की हानि के रूप में 50 लाख रुपए किनको देने पड़े, अंग्रेजों को देने पड़े। आपका 2 है, अवध के नवाब के राज्य में अंग्रेजों को स्वतंत्र व्यापार की छूट मिली। 3, नवाब अंग्रेजों के विरोधियों की सहायता नहीं कर सकता था तथा विपत्ति के समय वे दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इनमें से चुनना है कि कौन सा कथन सही है और नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। देखिए, क्लाइव और अवध के नवाब की इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। इनके अनुसार जो है कुछ इसके प्रमुख शर्तें थी, जिसमें जो है कि कंपनी द्वारा जो है अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के ही खर्चे पर अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी गई। नवाब द्वारा कंपनी को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिया गया और कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। इलाहाबाद को जो आपको पहले ही मैं बता दी कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का जो शेष क्षेत्र था वो नवाब को वापस कर दिया गया। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षितता में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, हालांकि यह अवध के राजा के अधीन ही माना गया। इसमें आप देख सकते हैं कि युद्ध की जो हानि हुई उसके लिए भी 50 रुपए देने पड़े। अवध के नवाब को जो है स्वतंत्र व्यापार की छूट मिल गई। ऊपर से यहाँ पे है जो कि विपत्ति एक अपना विरोधियों का साथ नहीं दे सकते थे, मतलब पूरी तरह से वो अंग्रेजों के अधीन हो गए। और विपत्ति के समय ये भी बोला गया है कि विपत्ति के समय दोनों एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो है तीनों कथन सही होंगे, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ? ऑप्शन ए अमृतसर की संधि, ऑप्शन बी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन सी हुगली की संधि, ऑप्शन डी लखनऊ की संधि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है द्वैत शासन। द्वैत शासन के जो प्रणेता है वो द्वैत शासन के जो जन्मदाता है वो रॉबर्ट क्लाविन है, लिख लीजिएगा, ठीक है। जन्मदाता जो है जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को जन्मदाता कहा जाता है द्वैत शासन का।
और बाई चांस आप अगर भूल जाएंगे तो ये भी लिख लीजिएगा कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जब इलाहाबाद की संधि हुई उसके बाद। और इसका मूल तत्व जो था कि बंगाल में निजामत और दीवानी का वास्तविक, ध्यान रखिएगा ये जो है आपका निजामत और दीवानी का जो वास्तविक अधिकार अब किनके पास होगा, अब जो है ये दोनों अधिकार जो है आपका कंपनी के पास हो जाएंगे, कंपनी के पास ये अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, ये भी और ये अधिकार भी। और इसमें जो है वास्तविक अधिकार कंपनी के हाथों में था। ठीक है, लेकिन जो उत्तरदायित्व तो किसका था, बंगाल के नवाब पर होगा, बंगाल के नवाब पर होगा। कंपनी दीवानी और निजामत भारतीयों के माध्यम से करती थी, जबकि वास्तविक अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में रखा था। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि एक तरफ तो कंपनी का उत्तरदायित्व विहीन अधिकार था, जबकि दूसरी तरफ नवाब का अधिकार विहीन उत्तरदायित्व था। यही द्वैत शासन का मूल तत्व है। मतलब आपको लगेगा कि ये बंगाल के अधीन, मतलब बंगाल के नवाब के अधीन है, लेकिन ये नवाब के अधीन में नहीं था। ये किनके अधीन में था, कंपनी के अधीन में था। ठीक है, तो पूर्ण रूप से तो कंपनी के अधीन में था, लेकिन देखने से तो लग रहा था कि दोनों इसका संचालन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको द्वैत शासन बोला गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद की संधि। ये लोग ध्यान दीजिएगा, जन्मदाता रॉबर्ट क्लाविन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वैत शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका चुनना है कौन से कथन सही है। ठीक है, एक है कानून व्यवस्था ठप हो गई, 2 बंगाल में व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया, 3 बंगाल का वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया, 4 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। देखिए, द्वैत शासन जो लागू होने के पश्चात जो है अब बंगाल के दीवानी और निजामत दोनों का अधिकार जो है कंपनी के हाथों में था। कंपनी ने जो है निजामत यानी प्रशासनिक कार्यों के लिए मोहम्मद रजा खान को नायब सूबेदार नियुक्त किया, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। और दीवानी कार्य यानी राजस्व वसूल करने के लिए 3 उप दीवान नियुक्त किए। उसमें जो थे आपका लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मोहम्मद रजा खान, ओके, रजा खान, ये आपके बंगाल के उप दीवान नियुक्त किए गए। ठीक है, और ये ध्यान में दीजिएगा यही उप सूबेदार नायब सूबेदार भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और ये है राजा सिताब राय जो थे आपके बिहार के आपके उप दीवान नियुक्त किए। और राय दुर्लभ को जो है उड़ीसा का, 3 क्षेत्र थे ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अंग्रेजों के अधीन में दीवानी अधिकार आ गए थे, तो ये तीनों में जो है इनको रखा गया था, उप दीवान रखा गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि वास्तव में बंगाल में राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था दोनों कार्य की देखरेख जो है अंग्रेजों द्वारा किया गया था, और भारतीय दीवान और सूबेदार केवल नाम मात्र के शासक थे। अब इसके परिणाम देख लेते हैं कि एक्चुअल में द्वैत शासन का जो है बंगाल पर प्रभाव क्या पड़ा है। तो कंपनी ने जो है बंगाल का निजामत अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन किंतु उसे कानून व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसकी नजर जो कहाँ थी, बंगाल के राजस्व व्यवस्था में थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल में कानून व्यवस्था ठप हो गई। कानून व्यवस्था क्या हो गई, ठप हो गई, और चारों ओर अराजकता और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गई। द्वैत शासन के दौर में कंपनी ने दस्तक का खूब दुरुपयोग किया। दस्तक मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि दस्तक क्या होता है। ठीक है, दस्तक के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप एक तरफा शुल्क मुक्त व्यापार हुआ, जिसके चलते बंगाल में जो है व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया। बंगाल सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। कंपनी के डायरेक्टर्स ने भारत में कंपनी के अधिकारियों को भारत में कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित करने और इसके साथ ही जो है भारत से कच्चा रेशम का निर्यात करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करने का आदेश दिया। अंग्रेजों के इस तरह के क्रियाकलापों से बंगाल का जो वस्त्र उद्योग है वो समाप्त हो गया है। ध्यान रखिएगा, लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये जो वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया बंगाल का। किसानों ने जो है अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण खेती करना बंद कर दिया। कंपनी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों से भू राजस्व वसूली का कार्य अधिक से अधिक बोली लगाने वाले महाजनों को दे दिया। परिणाम स्वरूप इन महाजनों द्वारा किसानों को भू राजस्व वसूली के लिए अधिक से अधिक शोषण होने लगा।
इस शोषण से तंग आकर किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया। किसानों के द्वारा खेती न किए जाने के कारण बंगाल में खाद्यान्न उत्पादन में अचानक गिरावट आ गई। बंगाल में जो है उत्पन्न खाद्यान्न संकट के कारण जो है आपका 1770 के में ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में बंगाल में लगभग आपका 1 करोड़ आबादी भुखमरी की शिकार हो गई। उल्लेखनीय है कि इस समय जो है बंगाल का गवर्नर जो कौन था, कार्टियस था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कौन से इतिहासकार ने बंगाल के द्वैत शासन के काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा है? ऑप्शन ए एम पणिकर, ऑप्शन बी अकिल खारजी, ऑप्शन सी मोहम्मद आजम दीदामरी, ऑप्शन डी मिन्हाज ए सिराज। देखिए जो आपके प्रसिद्ध इतिहासकार थे आपका के एम पणिकर, उन्होंने बंगाल में जो द्वैत शासन के काल को है ना बेशर्मी और लूट का काल कहा था। क्यों कहा था मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, के एम पणिकर। तो ये थे आज का जीके का पोर्शन। आई होप कि आपको प्लासी, बक्सर और इलाहाबाद की संधि जो तीनों एक ही साथ कंबाइंड थे एक्चुअल में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और आपको इसका पीडीएफ जो है आपका स्टडी विद मयंक 1 टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।